नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, इसको पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मांग क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे मांग के प्रकार, स्वतंत्र मांग क्या होते हैं, व्युत्पन्न मांग क्या होते हैं, संयुक्त मांग क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग मांग के नियम को समझेंगे, मांग को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं उसको भी देखेंगे। मांग की लोच क्या होता है, आय की लोच क्या होता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। फिर हम लोग आपूर्ति को समझेंगे यानी सप्लाई को, आपूर्ति के नियम को भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग मांग और आपूर्ति में संतुलन कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम समझते हैं कि मांग किसे कहा जाएगा यानी डिमांड। देखिए, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वही मांग कहलाता है। अब आप किसी भी वस्तु को कब खरीदते हैं? जब आपके अंदर इच्छा होती है और क्षमता होती है, तभी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसी को डिमांड कहेंगे। यानी जब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता दोनों हो तो वह मांग कहलाता है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो वह मांग नहीं कहलाएगा। जैसे किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं है लेकिन आप आपके पास क्षमता है तो वह मांग नहीं कहलाएगा। या फिर आपके पास क्षमता नहीं है लेकिन इच्छा है खरीदने की, तो वह भी मांग नहीं कहलाएगा। यानी दोनों होना चाहिए, इच्छा और क्षमता दोनों। जैसे मान लीजिए कि आपको मोबाइल खरीदने की क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है, तो वह मांग नहीं कहलाएगा। या फिर आपको मोबाइल खरीदने की इच्छा तो है लेकिन क्षमता नहीं है, तो वह भी मांग नहीं कहलाएगा। यानी मांग जनरेट करने के लिए इच्छा और क्षमता दोनों होनी चाहिए। क्षमता का मतलब होता है कि पैसा, आपके पास पैसा भी होना चाहिए और इच्छा भी होना चाहिए, तभी जाके वो मांग होगा, अन्यथा वो मांग नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं मांग के प्रकार। देखिए, मांग के प्रकार जो है मुख्य रूप से तीन होते हैं, जो कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है स्वतंत्र मांग यानी इंडिपेंडेंट डिमांड। देखिए, यह जो है आपके इच्छा पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा जिस चीज़ को खरीदने की होती है वह जो है स्वतंत्र मांग कहलाता है। यानी वैसे वस्तु की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग पर निर्भर नहीं करती है, तो उसे स्वतंत्र मांग कहते हैं। यानी यह व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कार की मांग, कार की मांग जो है ये एक स्वतंत्र मांग है। स्मार्टफोन की मांग यानी मोबाइल की मांग, ये भी जो है एक स्वतंत्र मांग है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कार जो हो गया, तो कार में सवारी ढोने के लिए नहीं किनते हैं लोग, ये इच्छा के लिए किनते हैं, अपने पसंद के लिए किनते हैं कार। जैसे कार से घूमने फिरने में काम आता है, तो इसे इसलिए कार को खरीदा जाता है। तो ये इच्छा पर निर्भर करता है। तो कार की मांग जो है एक स्वतंत्र मांग है। स्मार्टफोन की मांग जो है ये भी एक स्वतंत्र मांग है। तो जो व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, तो उसी को जो है स्वतंत्र मांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं व्युत्पन्न मांग। देखिए, वैसा मांग जो किसी अन्य वस्तु के मांग बढ़ने से उत्पन्न होता है, तो उसको व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। मतलब एक वस्तु के मांग बढ़ने से उससे रिलेटेड जो है दूसरे वस्तु का मांग बढ़ जाता है, तो उसको जो है व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। जैसे देखिए कि समोसे के मांग बढ़ने से आलू की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि समोसा में आलू भरा जाता है। तो जैसे जैसे समोसा बिकाएगा वैसे वैसे आलू भी बिकने लगता है। तो यानी समोसे की मांग बढ़ने से आलू का मांग बढ़ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि व्युत्पन्न मांग है। उसी प्रकार कार की मांग बढ़ने से टायर का, सीट कवर की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि कार में जो है टायर लगता है, सीट कवर लगता है। तो जितना कार बिकाएगा उतना ही टायर और सीट कवर बिकाएंगे। तो इनके मांग को कहा जाएगा व्युत्पन्न मांग, क्योंकि एक वस्तु के मांग बढ़ने से दूसरे वस्तु का भी मांग क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। तो उसको व्युत्पन्न मांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है संयुक्त मांग यानी ज्वाइंट डिमांड। क्या है देखिए, पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की मांग बढ़ने से दूसरे वस्तु की मांग स्वतः बढ़ जाती है, तो उसको जो है संयुक्त मांग के नाम से जाना जाता है। देखिए, पूरक वस्तु का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिना ना रहे, दूसरे वस्तु के बिना अधूरा रहे, तो उसको पूरक वस्तु कहा जाता है। जैसे कार और पेट्रोल, ये एक दूसरे के बिना जो है अधूरे हैं। कार जो है सीट कवर के बिना भी चल सकती है, लेकिन कार जो है बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। तो ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक वस्तु का जब इसमें मांग बढ़ेगा, तो फिर दूसरे वस्तु का भी मांग बढ़ जाएगा।
जैसे कार की मांग बढ़ने से पेट्रोल का मांग जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि कार जो है बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, फिर उसको ठेल कर चलाना पड़ेगा। तो इसलिए कार की जब मांग बढ़ती है तो पेट्रोल का भी मांग बढ़ जाता है। उसी प्रकार जूते की जब मांग बढ़ती है तो मोजे का भी मांग बढ़ जाता है, क्योंकि जूता और मोजा दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए जूते की जब मांग बढ़ती है तो मोजे की भी मांग बढ़ जाती है। तो इसको जो है संयुक्त मांग कहा जाएगा, यानी जब पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की भी मांग स्वतः बढ़ जाती है, तो उसको ज्वाइंट डिमांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मांग का नियम। इसको ध्यान में रखना है कि मांग और मूल्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात ऋणात्मक संबंध होता है। इसी को जो है मांग का नियम कहा जाता है। अब व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब हुआ कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, अगर एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो उसी को जो है मांग का नियम कहा जाता है। तो डिमांड में और प्राइस में, इन दोनों में जो है उल्टा संबंध होता है। अगर किसी वस्तु का मांग बढ़ गया तो उसका प्राइस घट जाएगा, अगर उसका मांग जो है घट गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का जो है कीमत जो है कम हो गया तो उसका मांग बढ़ जाएगा, यानी प्राइस जैसे ही कम होता है तो मांग जो है बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ की बात करें तो सेब जो है 150 रुपये किलो है, तो हम गए और 1 किलो सेब लेकर चलाए 150 का, ठीक है। अगर वही सेब जो है 50 रुपये किलो हो जाए तो हम उसी 150 में 3 किलो सेब लेकर आ जाएंगे। यानी जैसे ही प्राइस कम हुआ, 50 रुपये किलो हुआ, तो हम जो है मांग बढ़ा दिए, 3 किलो लेकर चलाए। तो प्राइस जैसे ही मार्केट में कम होता है तो उस वस्तु का मांग बढ़ जाता है, यानी सस्ता हो जाने के कारण लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उसका मांग जो है घट जाता है। वही सेव अगर मान लीजिए 500 रुपये किलो हो जाए तो फिर हम 250 सेव खरीदेंगे। तो यहाँ पर मांग देखिए घट गया, क्यों घटा? क्योंकि प्राइस जो है ज़्यादा हो गया, 500 रुपये किलो हो गया। तो इसको जो है ध्यान रखना है, डिमांड में और प्राइस में उल्टा संबंध होता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और जब प्राइस जो है कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए इसी को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। अब आइए हम इसी को जो है ग्राफ से समझते हैं। इस तरफ देखिए कि प्राइस दिया गया है और इस तरफ जो है डिमांड है, ठीक है। और ये मान लीजिए ग्राफ जो है कॉलम के मूल्य का और डिमांड का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इस तरफ कॉलम का प्राइस दिया गया है। पहले कॉलम का प्राइस जो है 5 रुपया था, फिर प्राइस बढ़ के 10 रुपया हुआ, फिर प्राइस बढ़ के कॉलम का 15 रुपया हुआ। और इस तरफ जो है डिमांड दिया गया है, पहले कॉलम का मांग 30 था, उसके बाद 20, उसके बाद जो है 10, ठीक है। मान लीजिए कॉलम का मूल्य पहले जो है 5 रुपया था, ठीक है। तो उसका देखिए कि डिमांड कितना था, 30 था। यानी जब कॉलम सस्ता था तो उसका डिमांड क्या था, ज़्यादा था। जब कॉलम का मूल्य जो है 10 रुपया हुआ, यानी एक कॉलम 10 रुपया का आने लगा, तो उसका जो है डिमांड देखिए कितना हो गया, 20 हो गया। यानी डिमांड जो है घट गया, 10 घट गया और कम हो गया, ठीक है। जब कॉलम का प्राइस 15 रुपया हुआ तो फिर उसका डिमांड और घट गया और वो हो गया 10। यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉलम का प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे कॉलम का जो डिमांड है वो घटते चला गया है। तो यही क्या है, उल्टा संबंध है। जो हमने पढ़ा कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा संबंध होता है। जब किसी वस्तु का कीमत जो है बढ़ता है तो उसका डिमांड जो है कम होते चला जाता है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इस स्थिति में जब हम प्राइस का और डिमांड का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक ढलान प्राप्त होता है। ये जो है ढलान है, ढलान प्राप्त होता है। इसी ढलान को जो है ढलान वक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा वक्र प्राप्त होता है, तो ढलान वक्र हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन मांग को प्रभावित करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा, आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कीमत। कीमत जो है मांग को प्रभावित करता है। अगर किसी वस्तु का कीमत ज़्यादा होगा तो लोग जो है उसको नहीं खरीदेंगे, जब नहीं खरीदेंगे तो मांग जो है प्रभावित हो गया। कीमत कम रखिएगा, मांग उसका ज़्यादा रहेगा, तो कीमत जो है मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद है आय, यानी व्यक्ति का इनकम भी मांग को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति का इनकम कम है तो वह बहुत लिमिटेड खर्च करेगा,
कुछ ही वस्तुओं को खरीद पाएगा, ज़्यादा वस्तु नहीं खरीदेगा, जिससे मांग जो है नहीं बढ़ सकता, तो वह मांग को प्रभावित करेगा। तो व्यक्ति का इनकम भी मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद है मौसम। मौसम के अनुसार जो है बहुत सारे वस्तुओं का मांग बढ़ जाता है। जैसे अगर बरसात का मौसम है तो छाता का मांग बढ़ जाता है, और अगर बरसात का मौसम ख़त्म हो तो कोई छाता नहीं लेता है और ना ही खरीद पाता है, ना ही खरीदता है वो। तो मांग उसका क्या हो गया, घट गया, मांग प्रभावित हो गया। तो मौसम भी जो है मांग को प्रभावित करता है। उसी प्रकार है ऑफर। ऑफर किसी चीज़ में दिया जाता है तो उसको धड़ल्ले से लोग खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं तो मांग बढ़ जाता है। अगर ऑफर नहीं दिया जाता है तो उसकी मांग नहीं बढ़ पाती है, बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। तो मांग प्रभावित होता है ऑफर से भी। उसके बाद उम्मीदें। उम्मीद लोग लगाते हैं कि यह वस्तु हो सकता है कि भविष्य में महंगा हो जाए, मतलब 1-2 महीना के बाद क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा खरीद कर स्टोर कर देते हैं। तो उस उम्मीद से भी मांग प्रभावित होता है, लोग उम्मीद लगा लेते हैं। उसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या से जो है बहुत ज़्यादा मांग प्रभावित होता है। जहाँ पर जनसंख्या अधिक रहेगा वहाँ पर जो है डिमांड वस्तुओं का ज़्यादा रहता है, और जहाँ पर कम रहता है जनसंख्या वहाँ पर वस्तुओं का डिमांड बहुत कम रहता है। जैसे सपोज करिए कि 2 मोहल्ला है और 2 मोहल्ले में बच्चे हैं, एक मोहल्ले में बहुत अधिक बच्चे हैं और एक मोहल्ले में बहुत कम बच्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा बिस्कुट अगर बेचा जाएगा तो किस में बेचा जाएगा, जिस मोहल्ले में ज़्यादा बच्चे हैं उसी मोहल्ले में जो है बिस्कुट ज़्यादा बिकाएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की जनसंख्या क्या है, अधिक है। और जिसमें कम है वहाँ पर कम बिकाएगा, तो मांग प्रभावित हुआ। तो जनसंख्या भी जो है मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद तकनीक। तकनीक भी मांग को प्रभावित करता है। कैसे करेगा, जैसे नया नया तकनीक के जरिए जो है नया नया वस्तु, स्मार्ट वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, उनका मांग जो है डिमांड ख़त्म हो जाता है। जैसे पहले नोकिया का फ़ोन आता था, अब स्मार्टफोन आ रहा है। तो आज के डेट में कोई भी नोकिया का फ़ोन नहीं खरीदेगा, यानी जो सादा सादा सेट है, सब जो है स्मार्ट खरीदते हैं। तो जो नोकिया का है उसका डिमांड कम हो गया। तो तकनीक भी मांग को प्रभावित करता है। उसी प्रकार इसी से रिलेटेड है फैशन। नया जो फैशन आता है उसको जो लोग ज़्यादा चाव करते हैं, ज़्यादा उसको खरीदते हैं, और जो पुराने फैशन के होते हैं उसको नहीं खरीदते हैं, तो उसका मांग प्रभावित हो गया। तो फैशन भी मांग को प्रभावित करता है। उसी प्रकार प्रचार है, सरकारी नीतियाँ है। सरकारी नीतियाँ जो है मांग को प्रभावित करती है। जैसे गैस सिलेंडर है, सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया गया गैस सिलेंडर को खरीदने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो है इंडिया में गैस सिलेंडर को खरीदा गया, क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी दे रही थी, तो उसका मांग बढ़ गया था। तो सरकारी नीतियाँ से भी मांग प्रभावित होता है। तो ये सभी कारण हैं जिनसे मांग जो है प्रभावित होता है, इनको ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम समझते हैं कि मांग की लोच क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए, वस्तु के मूल्य एवं व्यक्ति के आय में परिवर्तन के कारण मांग में लोच उत्पन्न होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लोच के बारे में पढ़े थे कि जब दो चीज़ों में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वस्तु के मूल्य में जब परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन होगा, यानी वस्तु का जब मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग जो है प्रभावित होगा। कितना प्रभावित हुआ वो लोच से पता चलेगा। व्यक्ति के आय में भी अगर कमी आएगा या फिर बढ़ेगा तो मांग पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वो हमें लोच से पता चलेगा। तो वही है कि वस्तु के मूल्य एवं व्यक्ति के आय में परिवर्तन के कारण मांग में जो है लोच उत्पन्न होता है, ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक होता है कीमत लोच, यानी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फार्मूला है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज रखना है, अंक नहीं रखना है। मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको, और नीचे जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है उसको, तब जाके निकल सकता है। आइए इसको एक प्रश्न से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी वस्तु का मांग 100 से बढ़कर 110 हो जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया है, कह रहा है कि 100 से बढ़कर 110 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ा, यानी 10 बढ़ा। परसेंटेज में कितना होगा तो 10%। जबकि कीमत जो है 500 से घटकर 400 हो जाती है। कीमत पहले 500 था, अब कितना हो गया 400, यानी कितना घटा तो 100 घटा। परसेंटेज में कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि कीमत जब 20% जो है घटा
तो मांग जो है 10% बढ़ गया, यानी 100 से 110 हो गया। तो हमें जो है लोच बताना है, कीमत लोच। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए मांग जो है कितना प्रतिशत परिवर्तित हुआ है, तो 10%, क्योंकि मांग 100 से बढ़कर 10 हुआ है, यानी 10% बढ़ा है, तो ऊपर रखेंगे 10। और नीचे जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन रखेंगे, तो कितना परिवर्तन हुआ है कीमत में, तो 500 से 400 हुआ है, यानी 20% जो है घट गया है। तो नीचे रखेंगे 20%। तो इसको कटाएंगे, आएगा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कीमत लोच हमारा कितना निकला, 0.5। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम समझते हैं आय लोच को, यानी इनकम इलास्टिसिटी क्या है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत अंतर या फिर परिवर्तन बाटा में आय में प्रतिशत अंतर या फिर इसको परिवर्तन बोल सकते हैं। यानी इसमें मांग और आय दिया गया है, क्योंकि आय लोच हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। आइए इसको एक प्रश्न से समझते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग जो है 50 से बढ़कर 70 हो जाती है, यानी मांग उसका बढ़ा हुआ है। कब बढ़ा, जब आय 100 से बढ़कर 150 हो जाती है, यानी आय बढ़ेगा तो मांग जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा इनकम बढ़ने से। तो देखिए मांग जो है 50 से बढ़कर 70 हो गया, यानी कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। लेकिन हमें तो परसेंटेज में चाहिए, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा, क्योंकि 50 से 70 हुआ यानी 20 बढ़ा है। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 40% होगा, ठीक है। और आय देखिए कि 100 से बढ़कर 150 हो गया है, यानी कितना बढ़ा है, तो 50 बढ़ा है। परसेंटेज में कितना होगा, तो 50% बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला पर रखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है आय लोच का, कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाटा में आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग कितना बढ़ा है, 40%, तो ऊपर रखेंगे 40, और नीचे आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, 50, तो नीचे रखेंगे हम 50। कटाएंगे इसको, कितना आएगा, 4/5, और भाग देंगे तो आएगा 0.8, यानी आय लोच हमारा निकल गया 0.8, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है, और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए कीमत लोच के फॉर्मूला में और आय लोच के फॉर्मूला में जो है एक चीज़ कॉमन है, कि दोनों में फॉर्मूला में जो है ऊपर में मांग में प्रतिशत परिवर्तन दिया है दोनों में, और कीमत लोच अगर पूछे तो नीचे रख देंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अगर आय लोच पूछे तो नीचे रख देंगे आय में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल। यह स्केल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आप जो ईडी देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी, और डी का मतलब होता है डिमांड, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देखिए जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान जो है 1 से अधिक होता है तो उसको कहा जाता है लोचदार मांग। आपसे पूछा जाता है कि जब इलास्टिसिटी डिमांड का मांग जो है 1 से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे, तो लोचदार मांग कहा जाएगा, ठीक है। जब इलास्टिसिटी डिमांड का मांग 1 से कम हो तो उसको बेलोचदार मांग कहा जाएगा, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मांग 1 के बराबर हो तो उसको इकाई लोचदार कहेंगे। हम लोग लोच में पढ़े थे, लोच वाला टॉपिक में। और जब इसका मान 0 के बराबर हो तो उसको कहा जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। और जब इसका मान जो है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान जो है अनंत है, इन्फानाइट है, तो उसको पूर्णतः लोचदार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पांचों स्केल जो है आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। जब इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा तो लोचदार मांग होगा, जब इसका मान 1 से कम आएगा तो बेलोचदार मांग होगा, जब इसका मान 1 के बराबर होगा तो इकाई लोचदार कहेंगे, और जब 0 के बराबर होगा तो पूर्णतः बेलोचदार, और जब इन्फानाइट होगा तो पूर्णतः लोचदार कहा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, 4-5 बार इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि आपूर्ति क्या होता है, यानी सप्लाई क्या होता है। देखिए किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो उपयोग या फिर खरीद के लिए उपलब्ध है तो उसी को आपूर्ति यानी सप्लाई कहा जाता है। मतलब खरीदने के लिए या फिर अपने उपयोग करने के लिए रखा गया है तो उसको हम लोग सप्लाई कहेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई विक्रेता सामान को बेचने के लिए मंगाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं आपूर्ति के नियम क्या होता है, यानी सप्लाई का।
तो आइए हम समझते हैं आपूर्ति के नियम को। देखिए, कीमत और आपूर्ति में जो है सीधा संबंध होता है, अर्थात धनात्मक संबंध होता है। उसी को जो है आपूर्ति का नियम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको कि कीमत और आपूर्ति में सीधा संबंध होता है यानी धनात्मक होता है। इसी को आपूर्ति का नियम कहा जाता है। अब देखिए, सीधा संबंध होने का मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो एक उसके साथ भी बढ़ जाएगा। यानी जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी आपूर्ति भी घट जाती है। इसी को सीधा संबंध कहेंगे कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक के घटने से दूसरा भी घट जाएगा, और यही जो है आपूर्ति का नियम कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कीमत बढ़ेगा तो आपूर्ति बढ़ेगा, और कीमत यदि घटेगा तो आपूर्ति भी घट जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेव की कीमत जो है 100 रुपया किलो से 150 रुपया किलो हो जाए, तो जो विक्रेता होता है यानी बेचने वाला, सेव को बेचने वाला, वह जो है सेव ज़्यादा मंगाएगा। क्यों ज़्यादा मंगाएगा? क्योंकि वो सोचेगा कि सेव का दाम जो है बढ़ गया है, तो सेव का जब दाम बढ़ा है तो उसको मुनाफा भी ज़्यादा होगा, इस वजह से वो ज़्यादा सेव मंगाएगा। तो जैसे प्राइस बढ़ा तो वो ज़्यादा सामान मंगाने लगा, ज़्यादा सेव मंगाने लगा, क्योंकि उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो आपूर्ति जो है बढ़ जाती है, और जैसे कीमत घटेगा तो आपूर्ति भी घट जाएगी। क्योंकि कीमत घट जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो दुकानदार सब सोचेंगे कि पूरा सस्ता हो गया है तो इसमें मुनाफा कुछ होने वाला है नहीं, तो वो सामानें नहीं मंगाते हैं। इस वजह से उसकी आपूर्ति भी घट जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कीमत जब बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ जाती है, और कीमत जब घटती है तो आपूर्ति भी घट जाती है। ठीक है, अब ये इसको हमें ग्राफ से समझते हैं। तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि इस तरफ जो है प्राइस दिया गया है, ये किसी वस्तु का मान लीजिए प्राइस है। ठीक है, और इधर जो है किसी वस्तु का सप्लाई दिया गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए कि जब उस वस्तु का दाम 30 रुपया था तो उसका सप्लाई देखिए कि 300 था। सप्लाई कितना था? 300। जब उस वस्तु का दाम 20 रुपया हुआ तो उसका सप्लाई जो है 200 हो गया। जब उस वस्तु का दाम 10 रुपया हुआ तो उसका सप्लाई जो है 100 हो गया। यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे दाम जो महंगा था, जब वस्तु का दाम 30 रुपया था तो सप्लाई जो है 300 था। जब दाम उसका कम हुआ यानी कीमत कम हुआ, 20 रुपया हुआ, तो उसका सप्लाई जो है 200 हो गया, यानी सप्लाई भी घट गया। जब उसका मूल्य जो है 10 रुपया हुआ तो उसका सप्लाई और घट के 100 हो गया। यानी जैसे जैसे वस्तु का दाम जो है घट रहा है, वैसे वैसे देखिए कि सप्लाई भी वस्तु का क्या हो रहा है? घट रहा है। इसी को जो है क्या कहा जाता है? आपूर्ति का नियम कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि एक ढलान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ढलान। और इसी को जो है आपूर्ति वक्र के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि आपूर्ति के नियम में ग्राफ पर क्या प्राप्त होता है, तो हमें आपूर्ति वक्र प्राप्त होता है ढलान के रूप में। जैसे जैसे प्राइस कम होती है वैसे वैसे अप्लाई यानी सप्लाई जो है कम होती चली जाती है। ठीक है, अब आइए हम मांग और आपूर्ति के संतुलन को, असंतुलन को समझते हैं कि बाजार में संतुलन और असंतुलन कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब बाजार में मांग और आपूर्ति बराबर हो तो उसको जो है संतुलन की स्थिति कहा जाता है। मतलब मांग जितना है उतना ही आपूर्ति है, तो हम कहेंगे बाजार में जो है संतुलन की स्थिति है। जैसे देखिए कि किसी वस्तु की मांग जो है 100 है, मतलब खरीदने वाले 100 व्यक्ति हैं, और बाजार में भी 100 ही वस्तु है, मतलब वो वस्तु भी 100 है, तो हम कहेंगे कि संतुलन की स्थिति है। क्योंकि जितना मांग है उतना ही क्या है? वस्तु की आपूर्ति है, तो हम कहेंगे कि संतुलन की स्थिति है बाजार में। ठीक है, लेकिन देखिए, जब बाजार में मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो तो उसे असंतुलन की स्थिति कहा जाएगा। क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हैं और आपूर्ति कम है, मतलब वो वस्तु जो है कम है, तो उसको असंतुलन की स्थिति कहा जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि किसी वस्तु की मांग जो है 100 है और बाजार में जो है 90 ही वस्तु हैं, तो हम कहेंगे असंतुलन की स्थिति है। क्योंकि खरीदने वाले 100 लोग हैं और वस्तु जो है सिर्फ 90 है, तो हम कहेंगे असंतुलन की स्थिति है। अब इस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि सबको तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मांग 100 है, 100 लोग खरीदने वाले हैं और 90 वस्तु है, तो सबको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।
वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो तो इस स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक इसके विपरीत देखिए कि जब बाजार में मांग कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो तो उसे भी असंतुलन की स्थिति कहा जाता है। जैसे कि किसी वस्तु की मांग जो है 100 है और आपूर्ति 120 है, मतलब किसी वस्तु को खरीदने वाले 100 हैं और वह वस्तु जो है 120 है, मतलब 20 एक्स्ट्रा है, तो इसको भी असंतुलन की स्थिति कहा जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा कि खरीदने वाले तो कम हो गए और सामान जो है ज़्यादा है, तो वस्तु को सस्ता कर दिया जाएगा, यानी कीमत जो है वस्तु का घट जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब बाजार में मांग कम हो जाए और आपूर्ति ज़्यादा हो जाए तो वस्तु की कीमत घट जाती है। जैसे मार्केट में आप देखे होंगे, सब्जी मार्केट जो होता है, तो जब किसी सीजनली सब्जी जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है मार्केट में तो उसका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि मांग कम है और बहुत ज़्यादा आपूर्ति हो गया है, इस वजह से उसका दाम जो है कम हो जाता है। हर सीजनली सब्जी का ऐसा ही हाल होता है। ठीक है। तो फिर से मैं आपको रिवीजन कर दूं कि जब बाजार में मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हो तो उसको संतुलन की स्थिति कहा जाएगा। जैसे कि 100 आदमी है मांगने वाले, मांग 100 है और वस्तु भी 100 है, तो उसको संतुलन की स्थिति कहा जाएगा। लेकिन जब बाजार में मांग अधिक हो जाए और आपूर्ति कम हो जाए तो उसको असंतुलन कहेंगे। जैसे वस्तु की मांग 100 है और बाजार में जो है 90 ही वस्तु है, तो असंतुलन कहेंगे। इस स्थिति में क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है, क्योंकि आपूर्ति बहुत कम है और मांग बहुत ज़्यादा है तो कीमत बढ़ा दिया जाता है। उसके विपरीत जब बाजार में मांग जो है कम हो जाए और आपूर्ति ज़्यादा हो जाए तो उसको भी असंतुलन की स्थिति कहा जाएगा। जैसे किसी वस्तु की मांग 100 है और आपूर्ति 120 है, यानी बहुत ज़्यादा आपूर्ति हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु की कीमत जो है घट जाता है। जैसे मार्केट बाज़ार में आप सभी लोग देख चुके होंगे कि सीजनली सब्जी का, जैसे परोरा का जब मौसम आएगा या फिर लौका का मौसम आएगा तो बहुत ज़्यादा लौका मार्केट में आ जाता है, जिस वजह से आपूर्ति ज़्यादा हो जाता है और मांग कम, जिस वजह से लौका का दाम जो है कम हो जाता है।